आपके लिए चलते हैं कराची, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। पीटीआई चेयरमैन इस वक्त रोस्टम पर आ चुके हैं और उनकी जानिब से खिताब किया जा रहा है। शुक्रिया शुक्रिया, इस शानदार इस्तकबाल का शुक्रिया अदा करता हूं, आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब कराची के शहरियों, मैं आज मैं आपके सामने कराची के लोगों के लिए 10 नुकात रखूंगा कि इंशाअल्लाह जिससे कराची जो एक अजीम शहर बनने जा रहा था, इंशाअल्लाह एक अजीम शहर बनेगा। मैं आपको 10 नुकात दूंगा, लेकिन उससे पहले कराची के लोगों, आप पाकिस्तान के उस शहर के लोगों जो सबसे ज्यादा शऊर रखते हो, सारी पाकिस्तान की सियासी तहरीकें कराची से शुरू होती थी। सबसे पहले एक मिनट पीछे सुनो, नीचे तो कराची वो शहर था जिधर पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल के लिए सबसे पहले कराची के लोग खड़े होते थे। और कराची बिल्कुल ठीक मिनी पाकिस्तान कहा जाता था कि सारे पाकिस्तान से लोग यहां बसते हैं। और कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। कराची ऊपर जाता है, पाकिस्तान ऊपर जाता है। और जब कराची को छींक आती है तो पाकिस्तान को ठंड लग जाती है। यानी हम पाकिस्तान, कराची और पाकिस्तान इकट्ठे ऊपर जाते हैं, इकट्ठे नीचे आते हैं। तो कराची के लोगों, मैं अपने 10 नुकात से पहले मैं आप चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से आपने एक चीज सीखनी है, और वो ये कि बड़ी सोच रखो, बड़े ख्वाब देखो। देखिए, मैं फिर से पिछले जलसे में भी ये कहा, मैं आज भी ये कहता हूं, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, मेरे से ज्यादा अक्लमंद खिलाड़ी थे, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे कामयाबी इसलिए दी कि मैं लोगों से ज्यादा बड़े ख्वाब देखता था, बड़ा सोचता था। 9 साल का था, मैंने अपनी अम्मी के साथ लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में मैच देखने गया, पहली दफा टेस्ट मैच देखने गया। तो मैंने तब कहा अपनी मां को कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा। और उसके बाद कभी मेरे ज़हन में यह सोच ही नहीं आई कि मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं बनूंगा। यानी कि जब मैं गया अपनी ख्वाब की तरफ, तो किश्तियां जला के गया, मतलब कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं फेल होऊंगा। जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेला तो मुझे पहले मैच के बाद निकाल दिया गया, मजाक उड़ा मेरा, सब ने कहा कि ये कभी नहीं खेलेगा। मैंने तब फैसला किया कि मैं जब वापस आऊंगा पाकिस्तान टीम का सबसे बेहतर ऑलराउंडर बनूंगा। मेहनत की 4 साल लगे मुझे टीम में वापस आने पे, और मैं
पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर बना। फिर मैंने कहा मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनूंगा। 5 साल मजीद लगे, मेहनत की, बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा मेहनत करता था। दोपहर की गर्मी में आके ट्रेनिंग करता था, फिटनेस ट्रेनिंग करता था, एक्स्ट्रा नेट करता था, और वक्त आया कि मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बना। जब मैं कैप्टन बना, मेरी ख्वाब थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते और दुनिया की बेस्ट टीम बने। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराने की ख्वाब थी, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने की ख्वाब, और ये सारी ख्वाबें पूरी हुई। फिर अस्पताल का सोचा, सबने कहा नहीं बन सकता। जब से मैंने सोचा 9 साल लगे अस्पताल बनाने में। और फिर यूनिवर्सिटी का सोचा, मियांवाली में पहली दफा प्राइवेट सेक्टर ने देहात में यूनिवर्सिटी बनाई। वो सोचा, सबने कहा फैकल्टी नहीं आएगी, प्रोफेसर नहीं आएंगे, पीएचडी नहीं आएंगे, नहीं कामयाब होगी। वो बनी। जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सबने मजाक उड़ाया। बड़ी देर 10 साल तक मेरा मजाक उड़ा। आखिर में एक दिन आया जो मैं ख्वाब देखता था कि पाकिस्तान की कौम मेरी आवाज पे इस तरह के जलसों में आएगी और मेरी आवाज सुनेगी। अल्लाह ने वो पूरी की। वो मैं चाहता हूं पाकिस्तान के लोगों, ये आपकी भी ख्वाब होनी चाहिए, और वो ये कि ये हमारा मुल्क की एक अजीम ख्वाब का नाम था। एक बड़ा ख्वाब देखने वाला जीनियस जिसका नाम इलामा इकबाल था, उन्होंने ये बड़ी ख्वाब देखी थी पाकिस्तान की, और जिसने उस ख्वाब को पूरा किया वो पिछली सदी का सबसे अजीम पॉलिटिशियन था, जिसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं, ये गौर से सुने। देखिए, आप जो चाहे बन सकते हैं, अपने ज़हन में डाल लें कि जो आप चाहे बन सकते हैं, लेकिन आप उतने ही बड़े होंगे जितनी आपकी ख्वाब है। मसलन एक फौज में आदमी जाता है, उसकी ख्वाब है वो मेजर बने, तो वो जनरल नहीं बनेगा। अगर एक खिलाड़ी की ख्वाब सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, तो वो टेस्ट क्रिकेटर नहीं बनेगा। अगर आप ये एक अजीम मुल्क की ख्वाब देखते हैं कि हरा पासपोर्ट लेके जो भी पाकिस्तानी दुनिया में जिधर भी जाए तो लोग उसकी इज्जत करें, ये हो सकता है, ये होता था, ये आज से 50 साल होता था। मैंने एक फिल्म दिखाई थी पिछले जलसे में कि हमारा उस वक्त का सरबराह अयूब खान जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका का सदर उसको एयरपोर्ट पे लेने आया। ये नहीं कि वो अयूब खान में कोई खास चीज थी, ये कि पाकिस्तान का मुकाम दुनिया में ऊपर था। मैं जब यूनिवर्सिटी में था इंग्लैंड में, तो मैं सारा यूरोप फिरा, कहीं वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज आम लोगों को तो छोड़ो, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका के एयरपोर्ट पे कपड़े उतार दिए उन्होंने। सोचें कि जब एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं होती तो उस कौम के लोगों की क्या इज्जत होती है। इसलिए मैं जो चाहता हूं आज आपको, मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, कराची के रहने वाले लोग, एक याद रखें, कभी कभी अल्लाह मौका देता है कौम को अपनी तकदीर बदलने का। अल्लाह ने हमें वो मौका दे दिया है। ये वो मौका है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं।
हम वो कौम बन सकते हैं जिसके लिए पाकिस्तान बना था। ये फिर से मैं आपको बता दूं, अगर ये पाकिस्तान की जो ख्वाब थी, इस्लामी फलाई रियासत जिधर इंसानियत होनी थी, जिधर एक सारा मुल्क के पॉलिसीज बननी थी गुर्बत हटाने की, गरीब लोगों को गुर्बत से निकालने की, फलाई रियासत, अगर हम उस ख्वाब के ऊपर वापस चले गए, मैं आज आपको यहां खड़े होकर गारंटी देता हूं, एक ख्वाब देखने वाला पाकिस्तानी कि ये वो मुल्क बन सकता है, ये वो मुल्क बन सकता है जिसकी इलामा इकबाल को सोच थी। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान को वोट दी क्योंकि वो भी वो ख्वाब देख रहे थे। और ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये वो नहीं है पाकिस्तान जिसकी इलामा इकबाल ने ख्वाब देखी थी और कायद आजम ने जद्दोजहद की थी। तो मैं अब सबको चाहता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें खत्म करें कि जी ये मुहाजिर है, ये पठान है, ये सिंधी है। हम इसी में हमें लड़ाया गया है, नफरतें फैलाई गई हैं वोट लेने के लिए। मुझे ये बताएं कि ये नफरतों की सियासत जो मेरे सामने मैंने कराची को तबाह होते देखा है कि जनाब मुहाजिर हैं, हम मुहाजिर के हुकूक के लिए लड़ेंगे, उधर आगे हम सिंधियों के हुकूक के लिए लड़ेंगे, पठान और मुहाजिर में लड़ाई हो गई। क्या हुआ आज बताएं? आज जो कराची है, हमने वो कराची देखा हुआ है जिसको रोशनियों का शहर कहते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं क्रिकेट खेलता था, या आपने पीछे देखा होगा मैं इसी नेशनल स्टेडियम में जब बॉलिंग करता था। ये वो कराची था जिधर दुबई के शेख कराची में छुट्टियां बनाने आते थे। ये वो कराची था, ये वो कराची था। हम लाहौर से कराची आते थे छुट्टियां बनाने के लिए। कराची एक इंटरनेशनल शहर था। आपको अंदाजा नहीं है कैसा था। किसी रात के वक्त आप सड़कों पर निकल जाए, किसी को फिक्र नहीं थी जान और माल की। तो हमने अपनी आंखों से इसको देखा है नीचे जाते हुए, क्योंकि वो लोग जिन्होंने एक लोगों के अंदर जो एहसास महरूमी थी उसको इस्तेमाल किया अपनी जात के लिए, खुद लंदन चले गए। 30 साल से लंदन बैठा हुआ है और फिक्र है मुहाजिरों की। और उधर जो यहां सिंध की बात करते थे, इनके देखो कितने बार अरबों अरबों रुपए के महल्लात है, बात करते हैं सिंध की। और सिंध, अंदरूने सिंध आज दुनिया में सबसे गरीब इलाका बन चुका है। सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं वहां गंदा पानी पीने की बीमारियों से। गुर्बत की इंतहा है, तालीम का सत्यानाश, थर पाकर में बच्चे मरते हैं, भूख, खाना नहीं मिलता। और यहां छोटा सा तबका अमीर तरीन हो चुका है। तो कराची के लोगों ये याद रख लो, कोई माशरा दुनिया का ऊपर नहीं जा सकता जिधर एक छोटा सा अमीरों का जजीरा हो और गरीबों का समुंदर हो। कोई दुनिया में माशरा तरक्की नहीं कर सकता। एक सिविलाइज माशरा वो होता है, एक सिविलाइज माशरा वो होता है, एक मुहज़्ज़ब माशरा वो होता है जिधर आप गरीब का हाल देख के फैसला करते हैं। अमीरों के मोहल्लात से नहीं आप फैसला करते। आप ये देखते हैं कि उस मुल्क के गरीबों को किस तरह ध्यान दिया जा रहा है। मैं 18 साल का था जब यूरोप गया। मैं आज आपको कहता हूं कि स्कैंडिनेविया और यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, मैं आज आपको कहता हूं और मैं ये दावा करता हूं कि कोई भी चेक कर सकता है कि जिस तरह वो अपने जानवरों का ध्यान रखते हैं, मैं आपको जो उनके जानवरों के हुकूक हैं
वो हमारे इंसानों के हुकूक नहीं है यहां पाकिस्तान में। मुझे ये शर्म से कहना पड़ता है, वो एक अजीम ख्वाब इस्लामी फलाई रियासत, उधर जो हाल है बेचारे गरीब का, कमजोर का। यहां कराची में आप वो गंदे नाले के साथ चले जाएं, लोगों की छोटी छोटी झुग्गियां, वो बच्चे गंदे गंदे पानी के अंदर खेल रहे होते हैं, ना उनको तालीम मिलती है, ना वो बीमार हो मां बाप इलाज करवा सकते हैं। इस तरह इस मुल्क में बेहिसी है, साहिब इख्तिदार की ऐसी बेहिसी है, कोई फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा है। हमारे बस डिफेंस के अंदर अच्छे घर बन जाएं, हमारे डिफेंस में अच्छी सड़कें आ जाएं, हमारे छोटे से डिफेंस में कूड़ा करकट ना हो, बाकी जाए बाहर में, बाकी गरीबों की बस्तियों को जो मर्जी हो, कोई किसी को फिक्र नहीं। कभी कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता ऐसे। सुन लो कराची वालों, अगर किसी का ख्याल है कि जिस तरह का यहां जुल्म है इंसानों पे, अगर ये माशरा ऊपर जा सकता है, दुनिया की तारीख बताती है कि आज तक एक माशरे ने तरक्की नहीं की जिस तरह गरीबों के समुद्र में थोड़े से अमीर लोग हों, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ा। चाइना हमारे सामने 30 सालों में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से चाइना ने निकाला है। दुनिया की तारीख में कभी कोई इसका सोच भी नहीं सकता कि 30 सालों में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। और 30 साल पहले चाइना किधर था? आज चाइना दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बन गई। जब आप गरीबों को उठाते हैं, मुल्क उठ जाता है, छोटा सा तबका अमीर होता जाता है, मुल्क अवाम आदमी के पास बुनियादी जरूरियात नहीं, वो कभी मुल्क आगे नहीं बढ़ा। और यही मैं आपको सबको स्टडी करना चाहिए कि मदीना की रियासत में दुनिया के सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत बनाई थी, वो पहली दुनिया की तारीख की फलाई रियासत थी, जिधर रियासत ने अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली, बेवाओं की, गरीबों की, माजूरों की पहली दफा एक रियासत ने जिम्मेदारी ली, बूढ़ों की पेंशन उन्होंने इजाद की। तो वो उस इंसानियत के निजाम और जिधर इंसाफ था, वो दुनिया के 700 साल तक सुपर पावर बने रहे। और वही हमने अपना माइंडसेट चेंज करना है। अब मैं आपके सामने 10 रुकात लेके आया हूं कराची के लिए, सिर्फ कराची के लिए। इससे पहले कराची के 10 रुकात से पहले 2 चीजें आपको समझनी है कि कराची के 10 रुकात अगर हम ये इंप्लीमेंट भी कर दें, जब तक पाकिस्तान में जिस सतह की करप्शन के ऊपर हम काबू नहीं पाएंगे, कोई जो मर्जी दुनिया से जो मर्जी आप इकोनॉमिस्ट ले आए, जिधर मर्जी से एक्सपर्टीज ले आए, जब तक ये करप्शन की कैंसर इसका हल नहीं होगा, आप समझ जाएं कि जो मर्जी आप नुकात ले आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मर्जी, जो पार्टी, जो मर्जी मंशूर ले आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लिहाजा सबसे पहले हमने पाकिस्तान में कैंसर की दीमक को खत्म करना है। हमारे यहां हुक्मरान जो रह चुके हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या उसका वो हमजा शरीफ, ये मुंह से कह बैठे हैं कि करप्शन अगर हम रोकेंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगी। चाइना ने, ये कराची के लोगों को और से सुनो, पिछले 4 साल में चाइना ने 420 वजीरों को करप्शन में पकड़ के जेल में डाला है। 420 वजीरों को 4 सालों में, और 12 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पकड़ के जेल में डाला है। तो अगर करप्शन डेवलपमेंट रोकती थी तो चाइना ने क्यों करप्शन के ऊपर हाथ डाला है?
जो आज सबसे तेजी से दुनिया में मुल्क डेवलप हो रहा है, वो क्यों करप्शन के ऊपर इतना सख्त स्टैंड ले रहा है, फांसी देता है करप्शन की सजा पे। तो हमारे सामने इस खित्ते में दो मुल्क हमारे से बड़ी तेजी से आगे गए, हमारे से पीछे थे। सिंगापुर, मलेशिया। सिंगापुर का एक ईमानदार लीडर आया, ली कुआन यू, उसने करप्शन के ऊपर हाथ डाला, इदारे मजबूत किए। आज सिंगापुर देखें किधर है और पाकिस्तान किधर है। मलेशिया में महातिर मोहम्मद आया और महातिर मोहम्मद ने इदारे मजबूत किए। मुझे महातिर मोहम्मद ने कहा, जब मैं आज से 18 साल पहले उनको मलेशिया में मिलने गया, तो महातिर मोहम्मद ने मुझे कहा कि याद रखना, कभी भी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब उसके वजीर और वजीर आजम करप्शन पे लग जाएं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो महातिर जो 15 साल से रिटायर हुआ था सियासत से, करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए करप्ट प्राइम मिनिस्टर के सामने आया, और कल या परसों उसने 92 साल की उम्र में फिर से इलेक्शन जीती और हराया करप्ट प्राइम मिनिस्टर को। तो सुने, करप्शन के ऊपर जब तक हम काबू नहीं पाएंगे, इदारे मजबूत नहीं करेंगे, नैब की तरह का इदारा, जो मर्जी आप कर लें, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कराची नहीं आगे जा सकता, ना बाकी पाकिस्तान। नैब के ऊपर आजकल बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। उधर जाता है सिंध में, नैब कुछ करने लगती है तो यहां सारे सिंध के आसिफ जरदारी से लेके सब जी जमहूरियत खतरे में आ गई है। उधर वो नैब पंजाब में हाथ डालती है, उधर सारा शरीफ खानदान शोर मचा देता है, जमहूरियत खतरे में आ गई है। अभी नैब के ऊपर उन्होंने, नवाज शरीफ ने कहा जी हम दावा करेंगे नैब चेयरमैन पे, क्योंकि उसने कोई कहा है कि रेमिटेंसेस जो हिंदुस्तान। आपको फिर से लिए चलते हैं कराची, जहां पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। मुझे पता है बच्चों की तरह आपका थोड़ी देर के बाद कंसंट्रेशन निकल जाती है, लेकिन थोड़ा और कंसंट्रेशन करें प्लीज। अच्छा सुने आप, दूसरी चीज, जब मैं स्कूल में था, बड़ा हो रहा था, सबके लिए, नौजवानों आपके लिए, ये पाकिस्तान सारे एशिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि पाकिस्तान के सारे इस बड़े सगीर में सबसे मजबूत इदारे थे। हमारी सिविल सर्विस सारे एशिया में बेहतरीन सिविल सर्विस थी। हमारे जो इदारे थे, मसलन जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, वो बेहतरीन इदारा था। हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो पिकिंग थी, वो बेहतरीन इदारा था। पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, क्योंकि मजबूत इदारा था, सियासी मुदाखलत नहीं थी, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन थी, मेरिट के ऊपर लोग ऊपर आते थे। इसलिए पाकिस्तान एक अजीम मुल्क था, बनने जा रहा था। हुआ क्या? सारे इदारे तबाह किए गए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की गई, मेरिट खत्म की, सियासी तौर पे भर्तियां करवाई गई, और आहिस्ता 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 जो हम नीचे जाना शुरू हुए। लेकिन जो इन दो जमातों ने पिछले 30 साल में किया, जिसका सरबराह आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, जो इन्होंने तबाही की हमारे इदारों की, सबसे बड़ी वजह आज कि अगर पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है, उसकी वजह यह है कि आज हमारे इदारे इन्होंने तबाह किए। तो हम दो चीजें पहले करेंगे नेशनल लेवल पे, इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के। सबसे पहले करप्शन को टैकल करेंगे। हम वो पाकिस्तानी हैं जो लूट के पैसा बाहर लेके गए, हम वापस लेके आएंगे। सिर्फ दुबई में पिछले 4 सालों में 800 अरब रुपए की पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी ली है, 8 अरब डॉलर की। सोचें कि मुल्क मकरूज है, हम कर्जों में डूब रहे हैं,
और यहां से पैसा जा रहा है दुबई, और कितना जा रहा है? 8 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी, 800 अरब रुपया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या ये इसहाक डार को नहीं पता था? क्या नवाज शरीफ को नहीं पता था? क्या आसिफ जरदारी को नहीं पता था? ये क्यों नहीं कुछ कर सके? क्योंकि इनके अपने पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी अपनी बाहर प्रॉपर्टीज हैं। वो जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकते हैं? ये इंशाल्लाह अल्लाह ने बारी दी तो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि हम ना तो पहले तो रोकेंगे भी मनी लॉन्ड्रिंग, और जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं वो वापस लेके आएंगे, ताकि हम अपने बच्चों की तालीम के ऊपर वो पैसा खर्च करें। कभी ना भूलो। अच्छा जी, अब कराची, सबसे पहला मसला पानी। ये वो शहर जो 65 से 70% पाकिस्तान का रेवेन्यू, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल, वहां पानी नहीं है। और इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो प्लानिंग नहीं हुई, और दूसरा माफियाज बैठे हुए हैं, करप्शन के माफिया बैठे हुए हैं, लैंड माफिया, ये पानी का माफिया, वहां कस्टम माफिया, ये सारे माफिया बैठे हुए हैं। और ये कभी भी ना चल सके अगर ऊपर तक इनकी पुश्त पे लीडरशिप ना हो। ऊपर लीडरशिप है, इनसे पैसे बनाती है, इसलिए ये माफिया चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले कराची का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो बदलेंगे। हम कराची के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर, बल्कि सारे पाकिस्तान में शहरों में मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे। इससे क्या होगा? अब ये सुने क्या होगा। अब तहरीक इंसाफ ने अपना मेयर खड़ा करना कराची के लिए, हम किस तरह का आदमी ढूंढेंगे? हम उसको लेके आएंगे जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़ा तजर्बा है। जिस तरह आप नौकरी नहीं देते किसी को, आप उसको लेके आएंगे जो कराची को एडमिनिस्ट्रेशन जानता हो। उसके साथ टीम होगी, उसके साथ टीम स्पेशलिस्ट की होगी, डायरेक्ट इलेक्शन से आएगा, उसको एम्पावर करेंगे, वो जिम्मेदारी लेगा कराची की, उसको पूरी अथॉरिटी मिलेगी। आज ये हाल है कि कराची का मेयर कहता है जी मेरे पास तो अथॉरिटी कोई नहीं, जिम्मेदारी है, अथॉरिटी नहीं है। ये सिस्टम गलत है। जो 18th अमेंडमेंट में हुआ, सेंटर से पावर सूबों में गई, लेकिन सूबों से पावर नीचे तक ग्रास रूट पे, बल्दियात पे नहीं गई। स्वाय पख्तूनख्वा में जिधर हमने सिर्फ यूनियन काउंसिल तक नहीं, गांव की सतह के ऊपर हमने इख्तियारात नीचे तक दिए। तो कराची तब ठीक होगा जब ऊपर एक तकड़ा मेयर हो, डायरेक्ट इलेक्शन से आए, उसके पास पूरी कैबिनेट हो। तो नंबर 1 पॉइंट ये, वो फिर पानी का मसला हल करेगा, उसको एम्पावर करेंगे, वो पूरा मास्टर प्लान बनाएगा कराची का, एक्सपर्ट्स लेके आएगा, पाकिस्तान में ये दुनिया से लेके आएगा, लेकिन वो कराची को एडमिनिस्ट्रेशन वो देगा जो अभी तक कराची को नहीं मिली। कराची के पास इस वक्त तो कोई है ही नहीं कराची का। मेयर कहता है मेरे पास कोई पावर नहीं है, उधर जो बैठे हुए हैं उनका इंटरेस्ट ही कराची में नहीं है, जो अंदरूने सिंध से इलेक्ट होके आते हैं। लिहाजा हम इंशाल्लाह वो आपको और इसलिए मैं इस बारी कराची से इलेक्शन लड़ रहा हूं, ताकि मैं कराची के लोगों को दूसरा गवर्नमेंट स्कूल्स, 70% बच्चे कराची के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। जो तालीम की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है, और आज गवर्नमेंट स्कूल्स तबाह हो चुके हैं। एक दो मैं देख रहा था कि शहजाद रॉय मुझे एक स्कूल में लेके गया, गवर्नमेंट का स्कूल जो ठीक किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है। गरीब लोग भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजते हैं। पहली दफा पख्तूनख्वा में, ये पाकिस्तान की 40 साल तारीख में पहली दफा 1.5 लाख बच्चा
प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में आया पख्तूनख्वा के अंदर। हम स्कूलों का, गवर्नमेंट के स्कूलों का निजाम ठीक करेंगे, क्योंकि गरीब अवाम के बच्चे वहां जाते हैं और उनको जब आला तालीम देंगे, सारी हमारी पॉलिसी बनेगी कि नीचे से गरीब तबके को उठाना। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है, यहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। इस बारी पख्तूनख्वा में हम एक ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी लेके आए हैं, जो उस तरह की अप्लाइड साइंसेज और इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। वो हरिपुर में बन रही है। ऑस्ट्रिया से हमारा MOU साइन हुआ है और इंशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी उस स्टैंडर्ड की होगी कि बाहर से भी लोग वहां पढ़ने आया करेंगे, उसकी वो स्टैंडर्ड होगी। प्यारा पाकिस्तान, दिल में होनी इंसाफ को हो इंसाफ, कहे इमरान खान, तो चली है अब तहरीक। तीसरी, हॉस्पिटल्स। पख्तूनख्वा के अंदर हमने क्या किया, ये समझना है आपने। अभी चीफ जस्टिस साहब गए हुए थे पख्तूनख्वा में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बड़ी चीजों की निशानदेही की, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक चीज वो समझें। जब से हॉस्पिटल्स और स्कूलों को नेशनलाइज किया, यह पहली दफा हुआ है कि किसी सूबे ने अपने अस्पतालों को, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिस्टम ठीक करने की कोशिश की है। कोई नहीं आज तक कर सका। पख्तूनख्वा में हमने हॉस्पिटल्स को उस तरह चला रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जिस तरह शौकत खानम चलता है, यानी वो प्राइवेट सेक्टर से कंपीट करता है। शौकत खानम को भी एक सर्टिफिकेट मिला जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से, और वो सर्टिफिकेट ये है कि शौकत खानम को सर्टिफाई किया गया है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, और ये पिछले हफ्ते हुआ है, 2 हफ्ते पहले। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो हॉस्पिटल जो 75% मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। वो ही मॉडल हमने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके आ रहे हैं पख्तूनख्वा में, ताकि वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुकाबला करें, और वो शुरू हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि 2 अस्पताल तो अभी भी ऐसे हैं जिधर पहली दफा प्राइवेट पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाने आ रहे हैं। हयाताबाद मेडिकल इंस्टीट्यूट, और अब LRH में 35 पाकिस्तानी डॉक्टर बाहर जो काम कर रहे थे वो वापस काम करने आए हैं, क्योंकि हालात बेहतर हो गए हैं। तो हमारा चैलेंज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है, और इंशाल्लाह कराची के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हम उसी मॉडल पे बनाएंगे। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। चौथा, पुलिस। सबसे बड़ा मसला कराची का लॉ एंड ऑर्डर। यहां पुलिस बजाय इसके कि लोगों की हिफाजत करे, पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करती है, यानी कि जैसे वो नकीबुल्लाह जैसे नौजवानों को पुलिस ही कत्ल करती है। राव अनवार जैसे पुलिस ऑफिसर्स, जिसने कहा जाता है 440 कत्ल किए, और उसकी तारीफ कर रहा है आसिफ जरदारी। मैं पूछता हूं जरदारी से, हाँ, मैं अगले दिन बेबी बिलावल की तकरीर सुन रहा था। अमूमन मैं बच्चों की तकरीर सुनता नहीं हूं, लेकिन वो ये कह रहा था, ये जरा सुने वो क्या कह रहा था, ये सुने क्या कह रहा था। बेबी बिलावल कह रहा था कि इमरान खान को ना इलेक्ट करना कराची के लोगों, वो दूसरा अल्ताफ हुसैन बन जाएगा। अब बिलावल, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पाकिस्तान की समझ नहीं है, मैं सिर्फ सवाल एक पूछता हूं कि जो राव अनवार था जिसने 440 कत्ल किए, इसको किसने ऑर्डर दिया था कत्ल करने के? उधर 1997 और 98 में
एक ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आती है कि पंजाब में 870 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई, 870 लोगों को मारा गया पुलिस के जरिए। आबिद बॉक्सर जो इंस्पेक्टर था, उसने कहा कि मैं कोई भी हम कत्ल नहीं करते थे शहबाज शरीफ के हुक्म के बगैर। तो इसका मतलब कि बिलावल, पूछो तो सही अपने अब्बा जी से कि ये से 440 कत्ल कैसे किए हैं। और आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान अल्ताफ ज़ैनी बन जाएगा। 5 साल हो गए पख्तूनख्वा में, 5 साल। मुझे एक बताओ कि हमारी पुलिस ने एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की हो, एक कत्ल किया हो। और मेरे ऊपर 4 दहशतगर्दी के केस पंजाब में, हमारी सारी क़यादत के ऊपर FIRs। या सिंध में जो खड़ा होता है आसिफ जरदारी की मुखालफत करता है उसके ऊपर केस हो जाते हैं, FIR कट जाती है। मैं बिलावल बेटा, जरा पख्तूनख्वा में चेक करो कि कितनी मुखालफीन के खिलाफ FIR कटवाई है हमने। एक भी बता दो अगर हमने कटवाई है। क्योंकि प्रोफेशनल पुलिस है, क्योंकि वो पुलिस कानून के मुताबिक चलती है, हमारी नौकर नहीं है। वो एक आजाद पुलिस है, वो एक प्रोफेशनल पुलिस है। तो मैं इंशाअल्लाह, कराची के लोगों ये मुतमईन हो जाओ कि इंशाअल्लाह जब हम यहां इलेक्शन जीतेंगे, यहां आपको रेंजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पुलिस से काम करवाएंगे, पुलिस को ठीक करेंगे, हम लेके आएंगे। जिस तरह पख्तूनख्वा में अगर आज पुलिस ठीक है तो मेरिट पे काम करती है, कोई सियासी मुदाखलत नहीं है। चीफ मिनिस्टर कोई भी पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं करता, IG पुलिस करता है। NTS पे सिलेक्शन होती है, यानी नेशनल टेस्टिंग सर्विस पे मेरिट पे पुलिस की सिलेक्शन होती है। यहां जिस तरह सिंध में बीबी फरियाल तालपुर वो पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती करवाती है, तो कैसे पुलिस ठीक काम करेगी? IG पुलिस ने कहा है, या AD ख्वाजा ने कहा कि मेरे नीचे ऑफिसर्स को पैसे दे के पोस्टिंग करवाया जाता है। तो उसने आगे ये कहा कि जो पैसे लेके ऑफिसर बनता है उसने किससे पैसे पूरे करने हैं? किससे पैसे पूरे करने हैं? अवाम से करने हैं। अवाम से पैसे बनाएगा तो खुद ही पॉलिटिकल क़यादत, सियासी क़यादत खुद ही पुलिस को तबाह करती है। इंशाअल्लाह हमारा वादा है कि हम पुलिस को ठीक करेंगे। देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। 5 हम यहां कराची की बिजनेस और इंडस्ट्री को पूरा मुतमईन करते हैं आज कि इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, बिजनेस की पूरी मदद करेंगे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी वजह से है आपकी इतना ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं कि आप मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हमारा ये वादा है कि बिजनेस के लिए वो क्लाइमेट लेके आएंगे कि बिजनेस मुकाबला कर सके। दुबई से बिजनेसमैन, मलेशिया से, बांग्लादेश से, हिंदुस्तान से, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे लिए वो सारी चीजें करेंगे ताकि बिजनेस आए और इंडस्ट्री को फायदा हो और इन्वेस्टमेंट आए, ताकि हमारे नौजवानों को नौकरियां मिले, यहां बेरोजगारी खत्म हो। इंशाअल्लाह बिजनेस के लिए हम पूरा हमारा प्रोग्राम है। असद उमर हमारे साथ, हमारा शैडो फाइनेंस मिनिस्टर, वो बिजनेस के साथ मीटिंग कर रहा है और पूरी हम आपको श्योरिटी देते हैं कि बिजनेस के लिए हम एक ऐसा, और इंडस्ट्रियल साइट्स जो बनी हुई है, इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं, उनको हम बेहतर करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो बिजनेस करना। छठी, बिजली का मसला गवर्नमेंट कहती है जी कराची इलेक्ट्रिक नहीं, वो नहीं अपना
कॉन्ट्रैक्ट पे कर रही है और वो कहती है गवर्नमेंट नहीं कर रही। देखें, गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को बिजली दे, हमारा नहीं कि कराची इलेक्ट्रिक क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहां बेचारे गर्मी में लोगों का बुरा हाल हो गया है, यहां हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, बिजनेसेस का तबाही हुई है, और आप कहते हैं जी कराची इलेक्ट्रिक पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। आपकी जिम्मेदारी है, ये इंशाल्लाह हम जिम्मेदारी लेंगे और आपको सस्ती बिजली दिलवाएंगे। क्योंकि जो बिजली में चोरी है, जितनी चोरी है बिजली में, उस सारी चोरी की कीमत अवाम महंगी बिजली से देती है। हम इंशाल्लाह आपको बिजली की चोरी खत्म करके दिखाएंगे और आपको बिजली दिलवाएंगे। बच्चों, नौजवानों, अब ये नौजवानों के लिए ये मेरा 7वां पॉइंट कि देखें, नौजवान इस मुल्क में दुनिया का सेकंड यंगेस्ट आबादी है। हमारा 65% नौजवान 30 साल की उम्र से कम है। और इतनी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा कराची और खेलों की ग्राउंडें नहीं है। यहां बेचारे लड़के सड़कों पे खेल रहे होते हैं। मैं सारी अपनी जब क्रिकेट शुरू की तो मुझे इतना याद है कि हमारी लाहौर की बड़ी अच्छी टीमें होती थी, लेकिन हमेशा हमें कराची फेंटा लगाया करता था। मुझे हमेशा याद है, बड़ा मार पड़ती थी कराची में आके। तो कराची के इतने इतने बड़े स्टार्स निकले हैं। यहां हमारा मोहसिन खान बैठा हुआ जो कराची से खेलता था, मोहसिन खान भी पीटीआई में आ गया। तो जावेद मियांदाद, तो ये जो सारे स्टार्स कराची ने प्रोड्यूस किए हैं, क्या वजह है कि कराची अभी क्यों सुपरस्टार नहीं प्रोड्यूस कर रहा? इंशाल्लाह कराची में हम अभी से प्लानिंग करेंगे, हर जगह हो सके हम ग्राउंडें बनाएंगे। पख्तूनख्वा में हमने 100 नई ग्राउंडें बनाई हैं, 100 ग्राउंडें बनाई हैं हमने, और इंशाल्लाह इस साल और बनाएंगे ग्राउंडें अगली बारी। तो नौजवानों के लिए ग्राउंडें चाहिए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज चाहिए। कराची में इतना बड़ा टैलेंट है, नौजवानों के लिए जगह ही नहीं है ग्राउंडों के लिए। तो इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि हम नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड्स बनाएंगे, खेलों की ग्राउंडें बनाएंगे और पार्क्स बनाएंगे आपके लिए। अच्छा जी, माहौलियात, एनवायरमेंट, यहां जितने नौजवान बैठे हुए हैं, जितनी माएं बैठी हुई हैं, ये याद रखें कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो नंबर 7 पे है जिधर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा खतरा है, नंबर 7 पे। यानी हम सबसे ज्यादा मुतासर होंगे जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है। इसके लिए पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक सूबे ने 1 अरब दरख्त लगाए, क्योंकि ये वाहिद तरीका है कि आप ये गर्मी कम कर सकते हैं। ये अगर इस तरह गर्मी बढ़ती रही, बारिशें कम होती जाएंगी, ये पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए हम कराची के लिए अर्बन ट्री प्लानिंग जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया है कि मिलियन ट्री सुनामी कराची के अंदर, हम इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में, अब क्योंकि हमने पख्तूनख्वा में एक्सपेरिमेंट कर लिया है, सारे पाकिस्तान को हरा करेंगे। और शहरों के अंदर खास तौर पे हम पूरी प्लानिंग से दरख्त उगाएंगे। आप अगर यहां कभी जहाज में आए कराची, तो जब आप नीचे देखते हैं तो सिर्फ सीमेंट नजर आता है, आपको कारीगर नजर आते हैं, दरख्त ही नहीं नजर आते। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, आप इंग्लैंड में जाएं, घर होते हैं फिर दरख्त होते हैं। यहां सारा दरख्त खत्म कर दिए। और अगर इसी तरह देखें, सीमेंट के ऊपर, सीमेंट धूप रखता है, सीमेंट में धूप रह जाती है, मौसम गर्म हो जाता है। इसका सिर्फ एक तोड़ है कि हम एक हंगामी तौर पे सारे पाकिस्तान में दरख्त उगाने शुरू करें। और जो पख्तूनख्वा में हमें तजर्बा मिला है, वो इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में हम अब लेके जाएंगे और दरख्त लगाएंगे। इसके साथ साथ जो सीवेज है, या सीवरेज का कोई इंतजाम ही नहीं है, समुद्र में सारी सीवरेज जा रही है, वहां मछलियां मर रही हैं, वहां बेचारे जो मछली पकड़ने वाले जो गुजारा करते हैं मछलियों पे, उनका बुरा हाल हो गया है। तो इंशाल्लाह ये हमारा वादा है
कि हम यहां सारी जगह प्लांट्स लगाएंगे, सीवरेज के लिए रिसाइकलिंग प्लांट्स, उसी पानी को इस्तेमाल करेंगे दरख्तों को देने के लिए जो रिसाइकल पानी होगा, जिस तरह दुबई में आप देखते हैं। और ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, आपके सामने लेके आएंगे कि हम अपनी दरख्त भी उगाएंगे, अपना पानी भी साफ करेंगे। अंदरूने सिंध के अंदर लोग हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, जहरीला पानी पी रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये पूरी कैंपेन चलेगी पाकिस्तान में अपने दरिया और पानी साफ करने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए। कराची के लिए सर्कुलर रेलवे बड़ा जरूरी है। अगर कहीं भी ऑरेंज ट्रेन की जरूरत थी वो कराची में है, क्योंकि यहां इतना ट्रैफिक है। और सर्कुलर रेलवे ये हंगामी तौर पे कराची में बनना चाहिए। ये आसान तरीका है, ये सड़कों से भी ट्रैफिक कम करेगा और ये लोगों के लिए सहूलत पैदा करेगा। आखिर में जो सबसे बड़ा मसला नौजवानों का है वो रोजगार। इंशाल्लाह कराची में हम पूरी तैयारी करेंगे, यहाँ ऐसे ऐसे स्किल सेंटर बनाएंगे कि लोग नौजवान हुनर सीखें, सस्ते कर्जे देंगे नौजवानों को। पख्तूनख्वा में हमने शुरू कर दिया है ताकि वो अपना रोजगार बना सकें। ये सबसे जरूरी है हमारे नौजवानों के लिए। बेरोजगारी एक इतनी बड़ी बीमारी है कौम में, मुझे कभी नहीं भूलता। इस्लामाबाद में एक इकबाल, मोहम्मद इकबाल नाम का आदमी, बेटा उसका बेरोजगार, वो बेटा बेचारा बेरोजगार, घर में वो बेचारा डिप्रेशन में, वो मनशियात में पड़ गया। बाप ने पूरी कोशिश की कि उस जिस महकमे में वो काम करता था, सरकारी महकमे में, कि इसको भी नौकरी मिल जाए। उन्होंने कहा जी जो महकमे का कानून इजाजत ही नहीं देता, तो उसने कहा कोई तरीका है। उन्होंने कहा एक तरीका है, अगर तुम काम करते हुए मर जाओ तो तब कानून यह है कि तो वो बेटा तुम्हारी जगह आ सकता है। मोहम्मद इकबाल ने छत पे चढ़ के छलांग मारी, खुदकुशी की कि उसके बेटे को नौकरी मिल जाए। यह है बेरोजगारी जो एक माशरे पे जुल्म होता है। इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नौजवानों को पाकिस्तान में रोजगार दें। इसके लिए हम सारा पॉलिसीज ही बनाएंगे कि हम अपने निचले तबके के लोगों को कैसे रोजगार दें, कैसे उनको ऊपर उठाएं। तो मैं खत्म करने से पहले एक आखिरी बात करना था। मैंने नाम तो फैसला किया था आज नवाज शरीफ का नहीं लेता, क्योंकि वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। और मुझे नजर आ रहा है कि थोड़े दिनों के अंदर वो अडयाला से तकरीरें कर रहा होगा, अडयाला जेल से। लेकिन जो आज उसने बात की, ये कराची के लोगों, ये मैं बड़ी तकलीफ से कहता हूं। मैं अपने पाकिस्तान के लोगों से भी, ये जो उसने आज जो इंटरव्यू छपा, जिसमें उसने कहा कि मुंबई में जो अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तान से दहशतगर्द गए थे। मुंबई में वो जो लोगों, जो पता नहीं बेचारे वहां बेकसूर लोग कत्ल किए गए। पहले तो मैं नवाज शरीफ तुम्हारे से ये पूछता हूं कि आप 4 साल मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। आपको अगर ये पता था तो क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी के ये खिलाफ है। सारे पाकिस्तान ने मजम्मत की उन लोगों की जिन्होंने मुंबई में दहशतगर्दी की। तो आप 4 साल प्राइम मिनिस्टर थे, क्या आपका जमीर नहीं जागा जो आज आप बात कर रहे हैं? जब आप प्राइम मिनिस्टर थे क्यों नहीं बात की? और वैसे इसी तरह ही है जिस तरह हर रोज बिलावल भुट्टो कहते जी मेरी वालदा को किसने शहीद किया, तो आपका आसिफ जरदारी 5 साल कंट्रोल कर रहा था, उसने नहीं पकड़ा? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? तो उसी तरह नवाज शरीफ, अगर आपको यह पता था तो क्यों नहीं बोले? और मैं आज आपको ये कौम के सामने रखता हूं। मैं ये हमेशा मेरी सोच, जो मैं इतनी देर 22 साल
इन दोनों के खिलाफ जदोजहद करता रहा हूं। सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, आसिफ जरदारी के खिलाफ भी 22 साल में जदोजहद करता रहा हूं, क्योंकि मेरा मौकफ यह है कि ये पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। ये अपने जाती मफादात के लिए ये मुल्क को तबाह कर सकते हैं, मुल्क को गुलाम बना सकते हैं। ये अपना पैसा जो इन्होंने चोरी करके मुल्क का पैसा बाहर लेके गए हैं, अरबों रुपया इस गरीब कौम का ये चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए हैं। इनकी वफादारी वो चोरी किए हुए अरबों रुपए से है, इनकी वफादारी पाकिस्तान से नहीं है। और अगर किसी को शक था, ये नवाज शरीफ की स्टेटमेंट ने साबित किया। इंटरनेशनल एक पूरी साजिश हो रही है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पूरी साजिश हो रही है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जाए। अगर फौज ने माजी में गलत चीजें की थी तो मैंने तो सबसे ज्यादा उसकी मुखालफत की थी। मैं तो सबसे ज्यादा कहा था कि पाकिस्तानी की फौज को कबायली इलाके में नहीं जाना चाहिए। और मैंने हमेशा यह कहा था कि जब आप अपनी फौज को सिविलियंस के अंदर, गांव थे वहां हमारे अपने लोगों के अंदर भेजेंगे तो वहां तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी, कोलैटरल डैमेज होगा। तो कौन सा मुल्क अपने लोगों के खिलाफ फौज भेजता है? मैंने सख्त मुखालिफ की थी। लेकिन तब जब मैं मुखालफत कर रहा था तो मुझे तालिबान खान कहते थे। आज वही लोग वो पश्तून मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जो वही चीजें कह रही है जो मैं कहता था। क्योंकि ये फर्क ये है कि मैं तो अपने लोगों के लिए खड़ा था, मैं तो अपनी फौज के खिलाफ नहीं था। मैं तो उसके खिलाफ था जिसने हमारी फौज भेजी। फौज का क्या कसूर था? जब आपने फौज को भेजा तो उसने एक्शन करना था। लेकिन जिसने हुक्म दिया फौज को वहां जाने का, जिसने हुक्म दिया बलूचिस्तान में फौज को भेजने का, मैं तो उनके खिलाफ हूं। तो आज इंटरनेशनली उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं जब ये कह रहा था तो मुझे तालिबान खान कहते थे। अब जो नवाज शरीफ ने कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे इसने सिर्फ एक वजह से कहा है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर डलवाना चाहता है पाकिस्तान के इदारों पे कि इसका जो 300 अरब रुपया इसके बच्चों के पास लंदन में पड़ा हुआ है, किसी तरह वो बच जाए। इसको वफादारी अपने 300 अरब रुपए से है। इसको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया में बदनाम हो। हमारे मुखालिफ, उनका मौक़िफ़ हमारी फौज के साथ दुनिया में जाए, उसको कोई फिक्र नहीं है। उसको सिर्फ फिक्र यह है कि 300 अरब रुपया उसके बच्चों का नाम पे जो पड़ा हुआ है, चोरी करके इस मुल्क का बाहर गया, वो बचे। तो मुझे ये बताएं, इसमें और मीर जाफर और मीर सादिक में क्या फर्क हुआ? उन्होंने भी जाती मफादात के लिए अपनी कौमों को तबाह करवाया था। ये भी वही कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कह रहा है। 2 साल से इसको मौका मिला कि सिर्फ 2 सवालों का जवाब दे दे कि तुमने ये जब लंदन की अपार्टमेंट तस्लीम कर ली कि तुम्हारी है, तो 2 सवालों का जवाब दे दो कि ये किधर से पैसा आया और मुल्क से बाहर कैसे गया। ये 2 सवालों का 2 साल में जवाब नहीं दे सका, क्योंकि इसको भी पता है, सारी कौम को पता है कि चोरी करके पैसा बाहर गया। और क्योंकि जवाब नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला, नैब को बुरा भला, JIT को बुरा भला, पाकिस्तानी फौज को बुरा भला, अपने सिर्फ पैसे बचाने के लिए। तो मुझे आखिर में ये कहना है कि अल्लाह हक है, अल हक है। अल्लाह का वादा है कि वो सच सामने आता है। आज सारी कौम के सामने ये नवाज शरीफ की असलियत आ गई है कि यहां आज बैठ के नरेंद्र मोदी की जुबान में बोल रहा है। अपनी फौज के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी कहता है वो नवाज शरीफ कह रहा है। शुक्र है सबके सामने आ गया। मैं कराची के लोग, आप तो खैर पहले से ही समझते थे, मैं आज चाहता हूं कि पंजाब के लोग भी ये समझ जाएं बात। आप सबका मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं।
मैं फिरदौस नकवी आपको और आपकी टीम को मुबारक देता हूं कि इतना जबरदस्त आपने ऑर्गेनाइज किया ये जलसा, और आप सारों को कि इतनी देर आप आए, आपने हमारी बातें सुनी, और इंशाल्लाह ये ख्वाब देखो जो मैं ख्वाब देख रहा हूं कि हरा पासपोर्ट एक दिन सारी दुनिया इसकी इज्जत करेगी, और इसी पाकिस्तान में एक दिन बाहर से लोग इसी पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज में आएंगे, हमारे साइंसदान दुनिया में जाएंगे। और वो भी दिन आएगा जब हम गरीब मुल्कों को, हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्कों को हम पैसे दिया करेंगे उनके गरीब लोगों के लिए।